Hey everyone, in this lecture we are going to talk about the miscellaneous concepts of your economy. देखो अभी तक हमने everything we have covered in economy from your national income accounting to your monetary policy to your banking, ठीक है, right? And then after that we covered with your financial markets, then budget, then balance of payment, then we talked about inflation, external sector, ठीक है, import export, everything we talked about, and then we talked about the international institutions, and then inflation, exchange rates and all. So with this we have come to the end of your economy series. Now this is the last lecture of your economy series. इसमें कि जो भी miscellaneous concepts हैं जो किसी traditional chapter में नहीं आते, we'll cover those over here. Like for example, we'll cover all types of curves, right? We'll cover all types of committees. क्या कमेटी, तारापुर कमेटी क्या है, ठीक है, और क्या जो भी कमिटीज इकोनॉमी वाली है हम सबके बारे में बात करें. नरसिम्हन कमेटी क्या है, राइट? उर्जित पटेल कमेटी क्या है, सारी कमेटी के बारे में बात कर लेंगे. Then we'll talk about some other things like sterilization. We'll talk about something called as neo banks, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या होते हैं. We'll talk about these kind of things जो कि ट्रेडिशनल सोर्सेस में कवर्ड नहीं है, ठीक है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लेक्चर ऑफ 1 hour और सो. एंड दिस इज़, इसको ये नहीं समझना है किसी चैप्टर में नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस इज़ सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ सवाल आपका फंसेगा क्योंकि ये ट्रेडिशनल नहीं है, ठीक है. सो इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है. सो यू हैव टू वॉच दिस वेरी वेरी डिलीजेंटली, ठीक है. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ओके, सो नाउ फर्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट विद, हम लोग बात करेंगे, विल बी स्टार्टिंग विद द कर्व्स. अब कर्व्स क्या होता है भाई? सो विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज कर्व्स. एक सेकेंड, तो कर्व्स के बारे में विल टॉक आराम से करेंगे. अच्छा, एक चीज़ और डिस्क्लेमर ले लो मेरे से कि यू हैव टू वॉच दिस वीडियो इन आइदर 1.25x और 1.5x, ठीक है, क्योंकि अगर आप फास्ट लर्नर हो तो इट विल बी सूटेबल फॉर यू एंड यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग. बट अगर आप स्लो लर्नर हो, आपको धीरे पढ़ना पसंद है, दैट यू कैन वॉच द वीडियो एट नॉर्मल स्पीड इज वेल, ठीक है. ओके, अब देखो कर्व्स. कर्व्स में हमें क्या देखना है? कर्व्स में क्या देखेंगे? एक सेकेंड, कर्व्स को ऐसे समझो आप. क्या है यार ये? एक मिनट. हाँ, ओके, कर्व्स को समझो आप. तो कर्व्स में हम क्या समझेंगे सबसे पहले? आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली आई कुड नॉट स्लीप, ठीक है. सो दैट्स वाई आई एम गेटिंग अ लिटिल डिजी काइंड ऑफ. ओके, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट लैक ऑफ स्लीप. ऑल राइट, तो देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग. कर्व्स में देखो, पहला कर्व जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल टॉक अबाउट इज योर लाफर्स कर्व. लाफर्स कर्व है ये. अब लाफर्स कर्व में क्या पढ़ते हैं हम, इसको समझो. एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि दे विल गिव यू द लाफर्स कर्व, पूछेगा किस चीज़ के बारे में बात करता है, ठीक है. तो लाफर्स कर्व टॉक्स अबाउट द टैक्सेशन. तो पहली चीज़ लिखेंगे यहाँ पे कि टॉक्स अबाउट द टैक्सेशन. तो टैक्सेशन का कलेक्शन किस चीज़ से बात करेगा, ठीक है, किस चीज़ का? जैसे ग्राफ प्लॉट होता है यार, कर्व है तो दो चीज़ के ऊपर प्लॉट होगा, तो एक तो आपका टैक्स होगा कुछ तो भी, ठीक है, और टैक्स और किस चीज़ के ऊपर बात करेगा, ठीक है. सो टू टॉक अबाउट योर टैक्स कलेक्शन वर्सेस टैक्स रेट, मतलब कि ये कुछ इस तरीके का इसका कर्व बनेगा इसका, आप, ठीक है. तो कर्व विल बी लाइक दिस. इसमें बोलेगा ये कि इस वाई एक्सिस पे इसका क्या है कि टैक्स का कलेक्शन कितना हुआ, ठीक है, टैक्स का रेवेन्यू कितना हुआ, एंड ये हो गया आपका एक्स एक्सिस पे टैक्स का रेट. तो बेसिकली ये क्या बोलता है कि जो जैसे आप टैक्स का रेट बढ़ाओगे, ठीक है, टैक्स का रेट बढ़ाओगे तो कलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. एक थॉट ये आती है ना कि यार हम टैक्स रेट अगर ज़्यादा बढ़ा दें तो कलेक्शन भी बढ़ जाएगा मेरा. ऐसा हो सकता है. जैसे मान लो कि करेंटली जीएसटी इज़ एट योर सर्टन रेट 18%, 12%, बट कोई बोले कि यार जीएसटी को 40% कर दो तो क्या टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा? लॉजिकली तो ऐसा लगता है कि बढ़ जाना चाहिए, बट द इकोनॉमी सेज कि नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट. हाउ इट विल हैपन? तो देखो इस तरीके से एक कर्व आता है, यहाँ से आके ये डिक्लाइन हो जाता है. तो एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पे, जैसे हम इस पॉइंट पे ऐसा करके पहुँचेंगे, दिस पॉइंट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन. देखो अगर टैक्स रेट इस सर्टेन पॉइंट तक बढ़ा है, मान लो कि यहाँ 1%, 2%, 3% करते करते यहाँ तक बढ़ा, दिस विल बी अ पॉइंट, इस पॉइंट से पे मैक्सिमम, इस पॉइंट पे क्या है आपका मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन आ रहा है. सो दिस बेसिकली पॉइंट इज योर, ये आपका बेसिकली क्या है, मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन है. तो ये मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन हो गया आपका. ओके, किस पॉइंट पे आया? इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आया, ठीक है. अब इसके आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, टैक्स कलेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है. देखो टैक्स कलेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है. तो टैक्स कलेक्शन इज डिक्रीजिंग आफ्टर सर्टन पॉइंट. तो क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि टैक्स रेट अगर आप बढ़ाते हो तो एक सर्टन रेट तक ये बढ़ाओ यार. इफ़ यू आर इंक्रीजिंग टू मच, सो टैक्स रेट अगर बढ़ाते हो तो शुरू में तो क्या होगा कि टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ेगा. बट अगर टैक्स रेट आपने क्या करा, उस लिमिट से ज़्यादा कर दिया, उस लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दिया, देन योर टैक्स कलेक्शन विल डिक्रीज.
ये चीज़ क्लियर है। नाउ दिस इज बेसिकली योर लाफर्स कर्व, एज सिंपल एज दैट। तो लाफर्स कर्व टॉक्स अबाउट द टैक्सेशन, और टैक्सेशन में किस बारे में बात करता है, उसका ब्रीफ बात करो तो टैक्स रेट एंड टैक्स कलेक्शन की। टैक्स रेट अगर बढ़ाते हैं तो कलेक्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सिंपल। अब इसको रटेंगे कैसे एग्जाम के लिए, एक मेरे से निमोनिक ले लो आप। निमोनिक देखो, निमोनिक समझो इस तरीके से, इसको समझो कि L&T है ना, वो कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, सो L&T। अब L&T में कैसे देखोगे, L फॉर लाफर्स, L फॉर योर लाफर्स एंड T फॉर टैक्सेशन, ठीक है। अब टैक्सेशन पता कर लेंगे तो पता पड़ जाएगा ना कि टैक्स कलेक्शन और टैक्स रेट में बात करता है। इतनी चीज़ क्लियर हो जाएगी हमें। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द अदर टैक्स, अदर वाला कर्व। अब दूसरा कर्व कौन सा है, द सेकंड कर्व इज योर फिलिप्स कर्व, ठीक है। अब फिलिप्स कर्व मैंने ऑलरेडी पढ़ाया आपको, किस चैप्टर में पढ़ाया है, इन्फ्लेशन में पढ़ाया है मैंने। क्या पढ़ा है फिलिप्स कर्व के बारे में आपको, आई टोल्ड यू कि इट टॉक्स अबाउट कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। सो इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कैसे याद रखोगे, याद रखो इसको इस तरीके से, UPI। क्या मतलब हुआ, U फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, U फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, P फॉर फिलिप्स एंड I फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है, याद रख लेंगे। अब देखो इसका कर्व क्या बनेगा, ये सिंपल सी बात करता है, ये क्या बोलता है, सिंपल सी बात पढ़ाया मैंने, फिर देख लो, रिवाइज कर लो। ये सिंपल सी बात करता है, देखो ये कहता है कि यार अगर आपके मार्केट में इन्फ्लेशन है, ठीक है, और इधर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट आप ड्रॉ करते हो, तो ये जो कर्व आएगा ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर्व आएगा कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपका जो कर्व क्या होगा, वो आपका एम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। सो बेसिकली योर इन्फ्लेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जॉब क्रिएशन होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, और अल्टीमेटली आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो अगर आपका इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। दिस इज योर फिलिप्स कर्व, ठीक है। दो कर्व देख लिया हमने। अब यहाँ से दो कर्व हमारे पास और बचते हैं। ये दो कर्व उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इन दोनों का आपको ग्राफ याद रखना है। कैसे कैसे रखना है, फिलिप्स कर्व एंड योर लाफर्स कर्व, दीज टू आर वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड कर्व इज योर कुजनेट कर्व। ये कौन सा कर्व है, इसको कहते हैं हम कुजनेट कर्व। अब कुजनेट कर्व क्या कहता है, KUZNETS, कुजनेट कर्व। ये क्या कुजनेट कर्व क्या कहता है, देखो इट टॉक्स अबाउट, ये एक सिंपल सी बात करता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है कि यार देखो कि अगर आपके पास इकोनॉमी में, कि अगर आपके पास इनइक्वालिटी की हम बात करें, ठीक है, इनइक्वालिटी वर्सेस किसके बारे में बात करता है, पर कैपिटा इनकम। मतलब ये कहता है पर कैपिटा किस चीज़ को मेजर करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करता है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी इनइक्वालिटी पे। जनरली हमने क्या देखा है, व्हाट वी हैव सीन इज दैट, हमने क्या देखा है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका क्या है, द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इज कि यार मान लो कि अगर हम, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि हम अगर मान लो कि वाई एक्सिस पे वी आर प्लॉटिंग इनइक्वालिटी, ठीक है, कितना इनइक्वालिटी है, इनकम का इनइक्वालिटी कितना है, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस वी आर प्लॉटिंग समथिंग कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम, कि एक आदमी के पास कितना पैसा है, बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बढ़ रहा है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन इनइक्वालिटी जो है इस तरीके से बढ़ रही है। तो इनिशियली क्या होता है कि दोनों साथ में बढ़ते हैं, इस तरीके से दोनों जो है वो साथ में बढ़ते हैं। अगर इन पॉइंट को हम मैप कर देंगे तो कुछ तो भी इस तरीके का कर्व आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ कर्व आएगा। फिर क्या होगा कि ये जो पॉइंट पे ये घूम जाएगा, ग्राफ टर्न ले लेगा इस पॉइंट पे, एंड देन ग्राफ विल गो डाउन। मतलब कि क्या कह रहा है कि दिस पॉइंट जहाँ पे ग्राफ टर्न लेता है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज द टर्निंग पॉइंट इनकम, कि इस पॉइंट पे क्या हुआ कि इनइक्वालिटी जो है वो टर्निंग पॉइंट हो गई है। मतलब कि इतना इनकम अगर इकोनॉमी में था, ठीक है, टर्निंग पॉइंट इनकम इसको बोलते हैं, कि टर्निंग पॉइंट इनकम से पहले की इनकम अगर कम थी, ये कम है ना इनकम, इस वे में तो हम बढ़ रहे हैं ना, ऐसे करके बढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ इनकम ज़्यादा है, यहाँ इनकम कम है, ठीक है ना, समझो इस बात को। इस वाले जोन में इनकम ज़्यादा है क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, इस वाले जोन में इनकम क्या है, कम है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस वाले पूरे जोन में यहाँ से यहाँ तक अगर जाएंगे तो मेरा इनइक्वालिटी क्या होगा, इनिशियली बढ़ेगा। सो इस टर्निंग पॉइंट इनकम तक तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है, फिर इसके बाद इनइक्वालिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो जा रही है जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है। तो बेसिकली कहना चाह रहा है कि इनकम अगर बढ़ेगी तो जैसे बढ़ रही इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी इनिशियली, बट फिर कम हो जाएगी। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ योर डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड नेशंस। तो ये वाला जो जोन है ना हमारा, दिस इज अ जोन ऑफ योर डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा होता है, हम डेवलपिंग है, हमारे इनइक्वालिटी बहुत स्टार्क है, बट इफ़ यू गो टू द डेवलप्ड नेशंस, आप चले जाओ यूएस, ठीक है, तो यूएस में इफ यू सी
तो यूएस में क्या है बेसिकली, इट्स अ डेवलप्ड नेशन। तो डेवलप्ड नेशन यूएस चले जाओ, आप फिर नॉर्डिक कंट्रीज चले जाओ, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज चले जाओ, यूरोप चले जाओ, तो वो डेवलप्ड नेशंस है। तो दे हैव, उनका पर कैपिटा इनकम जो है, उनका जो पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी हाई, द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी हाई, दैट इज़ वाई देयर इनकम हैज़ गॉन बियॉन्ड द टर्निंग पॉइंट, दैट इज़ वाई द इनक्वालिटी हैज़ डिक्रीज्ड। ठीक है, इनक्वालिटी का बेसिक समझते हो ना, क्या मतलब है कि किसके पास पैसा कम है, किसके पास पैसा ज़्यादा है। ठीक है, लाफस, फिलिप, कुजनेट, इतना समझ गए। ओके, दो बात और समझ लो, इसको कहते हैं लॉरेंस कर्व। इसका स्पेलिंग लॉरेंस का क्या था, LORN था। ठीक है, इसको कहते हैं लॉरेंस कर्व। ठीक है, लॉरेंस कर्व क्या बात करता है, सिंपल सी बात है, ये बात करता है इनइक्वालिटी के बारे में भी बात करता है, बट ये कहता है कि इनइक्वालिटी इन वेल्थ, कि किसके पास पैसा कम है, किसके पास पैसा ज़्यादा है, इनइक्वालिटी इन वेल्थ। इसकी ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे समझ लो कि इनइक्वालिटी इन वेल्थ के बारे में बात करता है। इसमें एक और चीज़ है, वो क्या कहता है, उसको हम कहते हैं गिनी कोएफिशिएंट। वो क्या होता है भाई, तो गिनी कोएफिशिएंट का मतलब होता है, गिनी कोएफिशिएंट एग्जाम पूछ लिया आपसे, गिनी कोएफिशिएंट क्या मेजर करता है, इट्स अ कोएफिशिएंट विच मेजर्स द इनइक्वालिटी, विच मेजर्स व्हाट, विच मेजर्स इनइक्वालिटी। कि अगर गिनी कोएफिशिएंट है तो पूछेगा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है गिनी कोएफिशिएंट, इनइक्वालिटी मेजर करने के लिए। अब कैसे मेजर करेगा, कि अगर गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो आपका ये क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है, अगर ये गिनी कोएफिशिएंट जो है अगर ये बढ़ता है, तो मतलब कि आपका इनइक्वालिटी भी बढ़ता है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो गिनी कोएफिशिएंट की अगर हम वैल्यू के बारे में बात करें, इसको अच्छे से लिखो, ठीक है, इसकी वैल्यू के बारे में बात करोगे आप, तो अगर ये वैल्यू जीरो है तो जीरो में क्या बोलेंगे कि भाई ये टोटली इक्वालिटी है, कोई इनइक्वालिटी है ही नहीं। लेकिन इसकी वैल्यू अगर 1 होती है या 1 से ज़्यादा होती है, इस तारीख 1 होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, तो बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इनइक्वालिटी का कंडीशन है। ठीक है, तो गिनी कोएफिशिएंट एग्जाम पूछ लेगा आपसे किस चीज़ को मेजर करता है, इनइक्वालिटी को मेजर करता है। यहाँ से एमसीक्यू बनेगा। लॉरेंस का पूछे किससे मेजर करता है, इनइक्वालिटी इन वेल्थ को मेजर करता है, राइट। ओके, अब पूछेगा फिलिप्स का किसको मेजर करता है, तो इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का ग्राफ बनाता है। क्या ग्राफ का रिलेशन, पहले समझना किस बारे में बात करता है, सेकंड की बात करता है तो क्या रिलेशन देता है, ये ग्राफ इसका ध्यान रखना है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि ये बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। अच्छा, टेल मी विच, यहाँ पे एक बात बताओ मेरे को, स्पेशल सी बात मैंने पढ़ाया आपको इन्फ्लेशन में, जस्ट पढ़ाया, आज ही पढ़ाया कि विच इन टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ब्रेक्स अवे फ्रॉम द फिलिप्स कर्व, दैट इज योर स्टैगफ्लेशन, है ना। स्टैगफ्लेशन क्या करता है, इस कर्व से ब्रेक ऑफ कर जाता है, जैसे कि इन्फ्लेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। ठीक है, लाफस कर्व पूछेगा किस चीज़ के बारे में बात करता है, टैक्सेशन के बारे में बात करता है। टैक्सेशन में क्या बोलता है, टैक्स कलेक्शन और टैक्स रेट। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया हमें। नाउ विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर आपका ये कर्व हो गया, 10 मिनट में कर्व हो गया। अब हम लोग 10 मिनट में क्या 5 मिनट पढ़ लेंगे हमारे कमिटीज़। कौन सी कमिटीज़ देखना है, देखो कमिटीज़ हम देखते हैं ना, तारापुर कमेटी, ठीक है, वो सारी कमिटीज़ यहाँ पे विल जस्ट सी। अब क्विकली ओवरव्यू ले लेंगे कमिटीज़ का, कौन सी कमिटीज़ हमारे को पढ़नी है, तो हम बेसिकली बात कर लेंगे, विल टॉक अबाउट कमिटीज़। ठीक है, ओके, तो कमिटीज़ के बारे में लेट्स टॉक इन ब्रीफ, क्या क्या कमिटीज़ है। तो कमिटी देखो, आपने क्या कमिटीज़ का नाम सुना है, दिमाग में रिकॉल करो एक बार। ठीक है, तो हमने देखा है बेसिकली एक उर्जित पटेल कमेटी बड़ी फेमस है। ठीक है, और क्या क्या फेमस आपके दिमाग में आता है बताओ मुझे। एक तारापुर कमेटी मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, और क्या क्या पढ़ाया, और हमने पढ़ा है एक नायक कमेटी है। ठीक है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में बात करता है। और कौन सी कमेटी है, लेट मी टेक आउट द लिस्ट। सेकंड ना, कहाँ चला गया है, सेकंड गाइस। ओके, गॉट इट। ओके, स्टार्ट करते नंबर 1 से हम लोग। नंबर 1 विल टॉक अबाउट कि उर्जित पटेल कमेटी किस बारे में बात करती है। ठीक है, उर्जित पटेल कमेटी, तो उर्जित पटेल कमेटी पहली चीज़। सेकंड कमेटी विल टॉक अबाउट इज योर तारापुर कमेटी। ऐसे हमें सिर्फ उसके बारे में बात करना है कि क्या बात कर रही है। ठीक है, तो उर्जित पटेल कमेटी हो गई, दिस इज योर तारापुर कमेटी हो गई। ओके, देन थर्ड में विल टॉक अबाउट व्हाट, विल टॉक अबाउट कि नचिकेत मोर। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नंबर 4 में विल टॉक अबाउट कि नरसिम्हन कमेटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, नरसिम्हन कमेटी। ठीक है, ओके, ठीक है, नचिकेत मोर कमेटी हो गया। ओके, देन विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज सुरेश प्रभु कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सुरेश प्रभु कमेटी एग्जाम में पूछेगा किस चीज़ के बारे में बात करती है, तो सुरेश प्रभु कमेटी। ठीक है, एक और स्वामीनाथन कमेटी भी थी, इससे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे एंड यहाँ पे देख लो स्वामीनाथन कमेटी, ये दोनों दे टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज एमएसपी, दोनों बात करते हैं। ठीक है, ओके,
इतना देख लिया हमने, ओके। और क्या देखेंगे, और कुछ कमेटी देख लो, कुछ कमेटी के नाम हम लोग और देखेंगे यहाँ पे। ऑल राइट, देन विल टॉक अबाउट सम कमेटी, इसका नाम है रंगाराजन कमेटी। देन योर आर एन मल्होत्रा कमेटी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रंगाराजन छोड़ भी सकते हो, बट आर एन मल्होत्रा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन देर इज़ योर सुदर्शन सेन, जो कि आज के टाइम में इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुदर्शन सेन कमेटी, ठीक है। आर एन मल्होत्रा कमेटी एंड सुदर्शन सेन कमेटी, ओके। एंड व्हाट एल्स, एंड योर ऑफ कोर्स योर नीलकानी कमेटी, ओके, नीलेकानी कमेटी। अब देखो यहीं के यहीं हम लोग इसको याद करेंगे 2-4 बार पढ़ के एंड काम खत्म हो जाएगा। उर्जित पटेल साहब किस बारे में बात करते हैं, ये कमेटी बैठा के दे टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में इन्होंने बात करी, रिकमेंडेशन दिया। फिर तारापुर कमेटी बैठाई गई, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला यार कैपिटल अकाउंट जो है कन्वर्टिबिलिटी है, जो हमने बताया था ना, कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन को आप कितना कन्वर्ट करते हो, क्या फुली कन्वर्टेबिलिटी करते हो। सो इन्होंने रिपोर्ट दी, इनको बैठाया गया, बोला गया कि इनके बारे में आप बताओ यार कि क्या रिकमेंडेशन है आपकी। देन नचिकेत मोर कमेटी बैठाई गई, ही टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट्स बैंक। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि पेमेंट्स बैंक एसएफबी किसका कमेटी का रिकमेंडेशन रहा है, तो नचिकेत मोर कमेटी। इतनी चीज़ क्लियर है हमें, ऑल राइट। नरसिम्हन कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट, किस बारे में ये सब बात करते हैं, ये बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं ये, तो दिस ही इज़ सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हाउ इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे इनके बारे में, ऑल राइट, ओके। अब देखो आर एन मल्होत्रा साहब के बारे में बात करते हैं, ही टॉक्स अबाउट द इंश्योरेंस, ठीक है। ये बोलते हैं कि यार इंश्योरेंस सेक्टर जो है ना आपका, इसमें कुछ रिफॉर्म्स लेकर आओ, सब में रिफॉर्म ला रहे हो, उसमें भी रिफॉर्म लेकर आओ। तो ही बेसिकली टॉक्स अबाउट द रिफॉर्म्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर, रिफॉर्म्स, ठीक है, सिंपल। सुदर्शन सेन भैया किस बारे में बात करते हैं, ही टॉक्स अबाउट ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, हमने नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाया हुआ है। नीलेकानी कमेटी टॉक्स अबाउट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो करेंसी, he'll talk about these things, ठीक है। अब सुरेश प्रभु कमेटी एंड स्वामीनाथन कमेटी बोथ विल टॉक अबाउट MSP। तो स्वामीनाथन कमेटी किस बारे में बात करते हैं, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, प्लीज टेल मी कि स्वामीनाथन कमेटी, अभी MSP मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि ही गेव अ रिकमेंडेशन, ठीक है, टू फॉलो अ फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ MSP। नाउ प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स विच फॉर्मूला वॉज दैट, ठीक है। एंड इफ यू डोंट नो दैट देन गो एंड वॉच द MSP वीडियो, प्लीज़ गो वॉच द MSP, 15 मिनट का वीडियो है। एंड मैं बता रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन इस साल आपके, हर साल एक क्वेश्चन आता है उससे, 15 मिनट का वीडियो है एंड 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट वीडियो ओनली, ठीक है, ओके। सो गो एंड वॉच दैट, ओके। अब नरसिम्हन साहब किस बारे में बात करते हैं, ही टॉक्स अबाउट बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अबाउट सबसे पहले ही टॉक्स अबाउट कि यार आप ऐसा करो कि यू टॉक अबाउट कि हमारा बैंक्स का जो मर्जर होना है, मर्जर ऑफ बैंक्स के बारे में बात करो सबसे पहले, कि बैंक्स को मर्ज करना है, किसी बात कौन बात करेगा, ये बात करेंगे। अच्छा, RRB या फिर लोकल एरिया बैंक्स कौन बात करेगा, नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशन दी, ठीक है, ये सारी बात करी। देन व्हाट ही टॉक्ड अबाउट द कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो। हमने बात करी थी ना, कैपिटल रेशियो क्या होता है कि एक बैंक को कितना कैपिटल मेंटेन करना है। ये और किस में बात करते हैं इसके बारे में, बेसल नॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। इसमें बेसल में ये पढ़ते हैं ना, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये वही तो है, CRAR या CAR, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें क्लियर है। तो कमिटीज़ भी हमारी यहाँ से जो हमारी क्लियर हो गई, एक बार इसको 2-4 बार पढ़ना, रिवाइज करना, एक जगह मैंने सब कुछ दे दिया आपको, ठीक है। तो कमिटीज़ हो गया हमारा, ये हो गया। तो कंपाइलेशन तुमने सबका कर लिया, कर्स देख लिया, कमिटी देख ली। अब देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब विल टॉक अबाउट कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो विल टॉक, आपको पता है जिससे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है हमारे पास, ठीक है। सो वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑफ कोर्स, सो वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। अब इस फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, आपको क्यूरियोसिटी नहीं होती एग्जाम में कि कौन सा डिपार्टमेंट है, इसका क्या काम करता है, बजट कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करता है PSU का, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। नंबर 1 डिपार्टमेंट दैट विल टॉक अबाउट इज योर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। क्या डिपार्टमेंट है वो, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट क्या क्या करता है, विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बेसिकली ये है। अब ये किस किस काम करता है, क्या काम करता है बताओ मुझे। सबसे पहला काम ये जो सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज योर बजट प्रिपरेशन। तो बजट प्रिपेयर कौन करता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, नंबर 1, वेरी सुपर इंपॉर्टेंट थिंग, याद कर लेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज़ क्या करता है ये, अब देखो बजट पे अगर है तो मैं क्या यहाँ से कह सकता हूँ कि फिजिकल पॉलिसी पे भी काम करेगा ये, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी है तो बजट भी उसमें आ जाता है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी में ये कमेटी काम करेगी, ठीक है। देन सुपर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है हमारे हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है इनकी एक जो ऑफिस है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, ठीक है, इसी में। देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ योर
इज़ योर FSDC. FSDC इज़ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. FSDC ये पूछेगा कि किस किस ये जो ऑफिस है ये किस डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में है. ठीक है, ओके. अब FSDC है क्या बेसिकली? FSDC क्या है, बेसिक काम करता है? FSDC इज अ कमिटी विच लुक्स आफ्टर द इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग ऑफ योर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, अब FSDC देख लो कि पूछ लेगा आपसे कि स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं, इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी. तो बेसिकली क्या है, बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है क्योंकि इस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है. अब एग्जीक्यूटिव बॉडी तो हेड कौन करता है? इसके जो हेड हैं, जो चेयरमैन होंगे वो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर होंगी. ठीक है, क्लियर है? ओके, इतना बस देखना है आपने को. बात खत्म हो गया. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट सेकंड डिपार्टमेंट, दैट इज योर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. ठीक है, दिस इज योर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. अब ये क्या करता है? रेवेन्यू मतलब ऑब्वियसली यार कि क्या सरकार के पास पैसे आ रहे हैं. अब बताओ, जो इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट, सब इसमें आ जाएगा, सब इसी में आ जाएगा. तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? इसमें आपका आ जाएगा बेसिकली कि सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस DT, देन योर सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. ठीक है, फिर आपका आ जाएगा बेसिकली GST का जो भी इंप्लीमेंटेशन है वो किस मिनिस्ट्री देखेगी? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देखेगा. ठीक है, ओके, वेरी वेल. अब तीसरा चीज़ क्या देखेंगे यहाँ पे? तीसरी चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे इज़ योर कहाँ गया? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर. अब जो भी इसके खर्चे हैं हमारे कंट्री में वो कौन देखेगा? ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर देखेगा. अब देखो, आपको ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बजट नहीं बनाता, तो आपको I'm sorry. सॉरी यार. तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बजट नहीं बनाया. आप लोग लगेगा नहीं कि एक्सपेंडिचर तो बजट का कलेक्शन इससे होगा, बट नहीं है. ठीक है, ऑल राइट. तो ये बजट नहीं बनाएगा. बजट कौन बनाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बजट बनाएगा. इतनी चीज़ क्लियर है हमें? ओके, आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ तक हो गया. अब ये क्या काम करेगा? जो भी आपका खर्च है सरकार का, मतलब मान लो जो भी पे देना है, सैलरी देनी है, ठीक है, पेंशन देना है, वो कहाँ से देगा? ये डिपार्टमेंट देखता है. ठीक है, ओके. अब एक बहुत सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस इज, अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि जो फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन को कौन सी बॉडी इंप्लीमेंट करती है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर करती है. ठीक है. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर कि जो आपका योजना एंड कुरुक्षेत्र आता है ना, योजना एंड कुरुक्षेत्र जो आपकी मैगजीन आती है वो कौन रिलीज़ करता है? वो यही वाली चीज़ आपको रिलीज़ करती है. ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है? ओके. दो चीज़ को और देख लो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना एंड कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद ही कुछ खास है नहीं. दो छोटी सी चीज़ है. एक है उसको कहते हैं डाइपैम. डाइपैम मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डाइपैम. ठीक है, तो ये बेसिकली जो PSU का डिस इन्वेस्टमेंट करते हैं ना हम लोग, तो बेसिकली ये डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में डील करता है. डिस इन्वेस्टमेंट और बेसिकली PSU कौन डील करेगा? डाइपैम डील करेगा. ठीक है, बस यार हो गया हमारा, खत्म है यहाँ पे. ठीक है, एंड नथिंग एल्स इज लेफ्ट. तो चार डिपार्टमेंट देख लेंगे हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी. तो हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया कर्व्स, देख ली सारी कमिटी, कैसे सारी कमिटीज़ हैं, एंड वी टॉक्ड अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. कितना स्मूथली निकला. ठीक है, अब विल टॉक अबाउट सम ऑफ द मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर इकोनॉमी. ठीक है, अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे स्टेरिलाइजेशन क्या होता है. ठीक है, समझो यहाँ पे. अब बात करते हैं मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, कॉन्सेप्ट में क्या देखेंगे? नंबर 1 देखो, उसको बोलेंगे हम लोग कि स्टेरिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, और 2 मिनट में हो जाएगा. समझो क्या है, टफ नहीं है, बहुत ईजी है. अब देखो क्या हो रहा है. लेट अस से कि हमारा करेंसी अप्रिशिएट कर गया या करेंसी डिप्रिशिएट कर गया. अब इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. रीज़न तो कॉज तो कुछ भी हो सकता है ना. तो इसका जो है बेसिकली कॉज तो कुछ भी हो सकता है. मे बी द कॉज इज़ कि इंडिया से कैपिटल फ्लाइट हो गया हो. इंडिया से कैपिटल फ्लाइट होगा तो लोग क्या करेंगे? रुपया बेचेंगे, डॉलर खरीदेंगे, तो हमारा रुपया क्या होगा? डिप्रिशिएट कर जाएगा. तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? रुपया डिप्रिशिएट कर जाएगा. ठीक है, अब मान लो कि इंडिया में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, तो क्या हो गया? बेसिकली रुपये की डिमांड बढ़ी, तो हमारा रुपया क्या हो जाएगा? बेसिकली अप्रिशिएट कर जाएगा. तो रुपया अप्रिशिएट करेगा तो बेसिकली क्या हुआ? हमारा रुपया अप्रिशिएट कर गया. ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. कि अब देखो एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन बहुत लोग को हुआ है. एग्जाम में नहीं, बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ है. क्या हुआ है कि ये आपने बेसिकली क्या करा कि कॉज एंड इफेक्ट को ना मिक्स कर दिया आपने. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब मैंने कहा आपको कि एक्सपोर्ट अगर बढ़ा तो एक्सपोर्ट के बढ़ने से हमारे रुपया का डिमांड बढ़ा फॉरेक्स मार्केट में. जब रुपया का डिमांड अगर बढ़ा, सो दिस बेसिकली लेड टू, रुपया का डिमांड बढ़ा तो बेसिकली रुपया क्या हो गया? हमारा रुपया अप्रिशिएट कर गया. एंड रुपया अप्रिशिएट किया तो क्या हो गया?
रुपया का बेसिकली क्या हो गया, रुपया हमारा स्ट्रांग हो गया। तो दिस वाज वन कॉज। सो बेसिकली दिस वाज द एक्सपोर्ट का बढ़ना, दिस वाज द कॉज वन। ठीक है, ये पहला कॉज है एंड दिस इसका रुपया का स्ट्रांग होना, दिस वाज द इफेक्ट। ठीक है, दिस वाज द इफेक्ट वन। अब क्या होता है, एक और चीज़ क्या हो रही है, अब मान लो कि यहाँ पे ये जो रुपया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा। अब रुपया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, मान लो ये एक्सपोर्ट जो हमने किया, ये हमने मान लो बांग्लादेश में किया। ठीक है, ये हमने बांग्लादेश में किया या हमने नेपाल में करा। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके एक्सपोर्ट करने से, या मान लो यूएई में किया, कहीं पर भी किसी दूसरी कंट्री में किया, अब हमने हमारा जो ये है करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। इसका मतलब कि हमारा गुड जो आवर गुड विल बिकम एक्सपेंसिव इन अदर मार्केट। लेट्स सी वी आर एक्सपोर्टिंग आवर गुड टू श्रीलंका या फिर एक्सपोर्टिंग टू यूएसए। ठीक है, या एनी अदर कंट्री एक्स। तो अब हमारा गुड क्या हो गया, सिंस इस टाइम हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गई, तो हमारे गुड्स विल अपीयर एक्सपेंसिव। नाउ इन दिस केस आवर गुड्स, आवर एक्सपोर्ट विल बिकम लेस कंपेरेटिव। क्यों? क्योंकि हमारा गुड महंगा हो गया, तो हमारा एक्सपोर्ट बेसिकली क्या हो जाएगा, अब एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हो, व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से करेंसी अप्रिशिएट की, और अप्रिशिएट होने से ये आपका ये यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉल हो गया। अब इस चीज़ को मेजर करने के लिए व्हाट आरबीआई कैन डू, आरबीआई कैन गो इन द फॉरेक्स मार्केट एंड आरबीआई विल इंटरवीन एंड आरबीआई विल डू द करेक्टिव मेजर्स। एंड आरबीआई क्या करेगी, अब आरबीआई देखिए कि यार रुपया तो बड़ा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि रुपया का डिमांड बढ़ गया, तो क्या करते हैं भैया, रुपया को वहाँ पे डंप करते हैं। तो आरबीआई विल स्टार्ट रुपया को वहाँ पे, आरबीआई वहाँ पे रुपया का सप्लाई करना स्टार्ट करेगी फॉरेक्स मार्केट में। तो रुपया का सप्लाई बढ़ा देगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये स्टेबलाइज होना स्टार्ट होगा। तो रुपया अगर स्टेबलाइज होना स्टार्ट होगा, ठीक है, आरबीआई डॉलर को सक करेगी, तो रुपया डालेगी, डॉलर सक करेगी। तो बेसिकली क्या होगा, हमारा रुपया मार्केट में ज़्यादा आएगा, तो रुपया बेसिकली धीरे धीरे क्या होगा, कंट्रोल में आएगा। तो रुपया जो बहुत स्ट्रांग हो गया था ना, रुपया विल स्टार्ट टू डेप्रिशिएट, या फिर उसको क्या करें, डिवैल्यू करेंगे, हम खुद से डिवैल्यू करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अब डिवैल्यू कर देंगे तो हमारा एक्सपोर्ट जो होगा, अब एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा। नो, ये एक लाइफ साइकिल आप समझो इस चीज़ को। ये यहाँ से आप जोड़ दे रहे हो कि यार एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो कह रहे हो कि अप्रिशिएट कर रहा है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अप्रिशिएट करेगा, लेकिन अप्रिशिएट करने से एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो ये कॉज था, ये इफेक्ट था। अब ये कॉज बन गया एंड ये इफेक्ट नया क्रिएट हुआ। नहीं, ये दूसरा कॉज है, ये दूसरा इफेक्ट है। ठीक है, मिक्स नहीं करो, इट्स अ लाइफ साइकिल। ठीक है, अगर ये फंडा आपको क्लियर है, देन इकोनॉमी में कभी भी डाउट नहीं आएगा। एंड आई एम कैन टेल यू कि 60-70% ऑफ द पीपल हु हैव डाउट इन इकोनॉमी इस चीज़ में फंसते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लो, अब इसको समझो, यहाँ अप्लाई करो। स्टेबलाइजेशन में बेसिकली हुआ क्या कि मान लो कि एक्सपोर्ट बढ़ गया, तो एक्सपोर्ट के बढ़ने से हमारा रुपये बढ़ गया, अप्रिशिएट कर गया। तो अब आरबीआई कैन डू कि इस केस में, जिस केस में रुपये डिप्रिशिएट किया, जिसमें रुपये ने अप्रिशिएट किया, तो आरबीआई क्या करेगी, रुपया कम हुआ था, रुपया वीक हुआ, तो मतलब रुपया का क्या हुआ, सप्लाई बेसिकली सप्लाई ज़्यादा था। तो आरबीआई क्या करेगी, यहाँ पे आरबीआई डॉलर को बेचेगी, डॉलर को यहाँ पे सेल करेगी, सॉरी डॉलर को सक करेगी, डॉलर को बाय कर लेगी। एक सेकेंड, रुपया डिप्रिशिएट हुआ है ना, सो आरबीआई क्या करेगी, डॉलर को बेचेगी। आरबीआई विल सेल डॉलर एंड आरबीआई बेसिकली विल सेल डॉलर विद देयर रुपया। तो आरबीआई क्या करेगी, रुपया के सप्लाई को मार्केट से कम कर देगी। जब रुपया के सप्लाई को कम कर, तो रुपया का डिमांड बढ़ता हुआ दिखेगा, तो रुपया बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा रुपया अप्रिशिएट हो जाएगा। इतनी चीज़ हो गई। अब इस केस में आरबीआई क्या करेगी, अगर रुपया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, तो स्ट्रांग हो गया मतलब इसको करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई रुपया को डंप करेगी। इसका मतलब कि आरबीआई डॉलर को, ठीक है, आरबीआई डॉलर को सक करेगी, मतलब डॉलर को बाय करेगी। अब डॉलर को बाय करेगी तो ऑब्वियसली रुपया छोड़ेगी वहाँ पे, तभी तो डॉलर को रुपया देगा, डॉलर खरीदेगी। सो रुपया बढ़ गया मार्केट में, रुपया बढ़ गया तो रुपया का सप्लाई बढ़ गया, तो रुपया धीरे धीरे करके होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। सो दिस इज द एक्शन आरबीआई वाज डूइंग इन द फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, सो टिल हियर द एक्शन वाज बीइंग, दिस एंटायर थिंग वाज हैपनिंग इन द फॉरेक्स मार्केट। तो ये पूरा का पूरा गेम फॉरेक्स मार्केट में हो रहा है, बट इसका इम्पैक्ट दिखता है हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट दिखता है। डोमेस्टिक में क्या इम्पैक्ट दिखता है कि देखो, ये जो आपका केस 1 है एंड दिस इज केस 2। तो केस 1 में आपने क्या करा, बेसिकली आपने रुपया को खरीद लिया है, तो रुपया खरीद के तो इकोनॉमी में डालोगे, तो अब आपके इकोनॉमी में रुपया बहुत ज़्यादा आ गया। अब रुपया ज़्यादा आ गया तो आप क्या मतलब हो गया, आपके पास रुपया ज़्यादा हो गया, इकोनॉमी मतलब कि मनी सप्लाई क्या हो गया, बेसिकली आपका बढ़ गया केस 1 में। जब मनी सप्लाई बढ़ गया तो ये इन्फ्लेशन कॉज कर सकता है। तो इसको आरबीआई क्या करती है, इसको स्टेरलाइज करने के लिए, दिस इंक्रीज मनी सप्लाई के इफेक्ट को, इस इफेक्ट को स्टेरलाइज करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाएगी। इस ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आरबीआई क्या करेगी कि मनी सप्लाई बढ़ गया, तो आरबीआई क्या बोलेगी कि चलो यार ऐसा करते हैं कि ओपन मार्केट में आते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ऐसा करते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम बेच देते हैं। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई जाके
कि लोगों को अगर बेचेगी तो लोगों से क्या ले लेगी, पैसा ले लेगी, तो अल्टीमेटली मार्केट से क्या हो जाएगा, दिस पैसा विल बी सक्ड अवे फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। सो दिस इज द थिंग विच RBI वॉज डूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ऑफ इट्स इंटरवेंशन इन द फॉरेक्स मार्केट। उसका इम्पैक्ट दिखा था आपके घर पे, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए RBI इंटरवीन्स एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज, दिस इंटरवेंशन इज कॉल्ड एज द स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। अब केस 2 में स्टेरिलाइजेशन कैसे होगा, अब केस 2 में देखो, केस 2 में क्या हुआ, अब इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में हुआ यूँ कि आपका रुपया हो गया था स्ट्रॉन्ग, तो रुपया स्ट्रॉन्ग हुआ तो RBI ने क्या करा, सेल किया, ठीक है, तो रुपया को सेल करा, ठीक है, और डॉलर को बाय करा। तो बेसिकली ये रुपया को जो सेल करा तो रुपया तो इकोनॉमी से सक हो गया, इसका मतलब कि जो हमारी इकोनॉमी से रुपया क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका एज अ रिजल्ट क्या हुआ, मनी सप्लाई हो गया कम। अब मनी सप्लाई कम हो गया तो इसके इफेक्ट से डिफ्लेशन आ सकता है या फिर डिमांड कम हो सकती है। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, नाउ टू काउंटर दिस व्हाट RBI विल अगेन गो एंड डू समथिंग कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन दोनों तरीके से, दोनों स्टेरिलाइजेशन ही बोलेंगे, दोनों इफेक्ट अलग अलग है, दोनों का मेजर अलग अलग है। तो इस केस में जिस केस में मनी सप्लाई कम हुआ है, तो अब मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए RBI क्या बोलेगी, ठीक है, अगेन RBI विल कम एंड अगेन इट विल डू द सेम मार्केट ऑपरेशन, बट इंस्टेड ऑफ दिस केस, इंस्टेड ऑफ सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, RBI विल नाउ बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ओपन मार्केट से बाय करती है, तो बाय करेगी तो ऑब्वियसली पैसा छोड़ेगी मार्केट में, तो पैसा मार्केट में छोड़ेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, मनी सप्लाई विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी। अब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस एंड दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये क्लियर है तो आपको मतलब आगे जाके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। मैंने इकोनॉमी में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पढ़ाई, आप नोटिस करा होगा, तो मैंने आपको पढ़ाया है डिमांड एंड सप्लाई एंड मैंने पढ़ाया आपको कॉज एंड कॉज का बेसिकली इफेक्ट। अगर आपको ये 4 डायनेमिक्स क्लियर है ना गाइस, तो भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इकोनॉमी में, ठीक है, क्योंकि UPSC में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। कल हम लोग PYQ डिस्कस करेंगे तो देखेंगे हम लोग, एवरीथिंग विल बी अ केक वॉक फॉर यू, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। हमने यहाँ देख लिया कॉज इफेक्ट और पूरा का पूरा रिलेशन देख लिया, किस तरीके से एक्सपोर्ट के बढ़ने से डिमांड बढ़ा, फिर अप्रिसिएशन हो गया, अब अप्रिसिएशन हुआ तो फिर किस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट फॉलन लगा, उसके RBI ने इंटरवीन करा, उसके बाद स्टेरिलाइजेशन किस तरीके से करा, राइट। तो दीज थिंग्स वी हैव सीन। नाउ एक और चीज़ समझो, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है, एक्चुअली आई गॉट दिस डाउट इन द कॉमेंट बॉक्स, आज ही मिला, कल रात को ही मिला है। सो अ वेरी लॉजिकल डाउट, ही आस्क कि यार बताओ कि यार ट्रेड कम्पिटिटिवनेस, UPSC ने क्वेश्चन पूछा इसके ऊपर, 2022 में ही पूछा है, ठीक है। तो देख लो क्या है, ट्रेड कंपेटिटिव होना, ठीक है, और एंड आपका एक्सपोर्ट कंपेटिटिव होना, दोनों में क्या डिफरेंस है यार। एक्सपोर्ट कंपेटिटिव होना, अब सी, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो मैंने अगर बोला कि मेरी डिप्रिसिएशन हो गई करेंसी की, ठीक है, लेट्स से आई सेड कि मेरी करेंसी की डिप्रिसिएशन हो गई, ठीक है, एक सेकेंड। सो इफ़ आई सेड कि मेरे करेंसी की जो है वो डिप्रिसिएशन हो गई है, जैसे ही मैंने कहा करेंसी डिप्रिसिएशन मतलब क्या हुआ कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ होगा, बट यार जो ट्रेड होता है, ओवरऑल ट्रेड होता है, दैट इज़ योर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दोनों होता है ना इसके अंदर में। तो लेट अस से कि मेरा अगर जो ट्रेड, मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालता था ना, BOT, तो उसका फॉर्मूला क्या था, मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, यही था कुछ। अब मैंने बोला कि एक्सपोर्ट होने से, डिप्रिशिएट होने से, इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से व्हाट हैपेंड कि मेरा एक्सपोर्ट तो इंक्रीज़ कर गया, बट लेट्स से कि एट एनी पॉइंट हमारा किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का इंपोर्ट इंक्रीज़ हो गया हो, ठीक है। तो अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई तो मतलब ओवरऑल तो बैलेंस तो उतना नहीं बढ़ पाया ना, ये पूरा का पूरा, ये अगर बढ़ गया, मान लो ये 50 था, ये मान लो कि 60 था, ठीक है, अब ये बढ़ के मान लो कि 70 हो गया, तो यार ये भी बढ़ के 80 हो गया, तो अगेन दोनों का डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में ही है, तो डिफरेंस में उतना ज़्यादा फर्क नहीं आ पाया, बिकॉज इट ऑल्सो इज इंक्रीज। सो डिप्रिसिएशन अगर होता है दैट इट नेसेसरली, अगर क्वेश्चन एग्जाम में देता है कि इट नेसेसरली कॉजेस व्हाट, तो इट नेसेसरली रिजल्ट्स टू द एक्सपोर्ट का इंक्रीज एंड एक्सपोर्ट का कंपेरेटिव, एक्सपोर्ट में बूस्ट मिलेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट विल बी बूस्टेड, एक्सपोर्ट विल बिकम मोर कंपेरेटिव। अच्छा एक बात समझ में आती है ना आपको, कंपेरेटिव क्या मतलब होता है कि हमारी गुड दूसरे कंट्री में अच्छे से बिक रही है, अच्छा कंपटीशन कर रहे हैं, कि हमारी मैगी है, मतलब मैगी हमने एक अपनी खुद की मैगी निकाल दी, ठीक है, इंडियन मैगी, तो इंडियन मैगी हमने बनाई, कुछ भी नाम दे दिया इसको, ठीक है। अब इसको हमने नेपाल में इंपोर्ट करा, एक्सपोर्ट करा, बांग्लादेश में करा, हमने श्रीलंका में करा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी मैगी काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो इसके लोकल मैगी से हमारे मैगी अच्छे से compete कर रहा है, दैट इज़ वाई हमारा गुड कंपेटिटिव बोला जाएगा। क्यों हो सकता है कि सस्ता हो, वहाँ पे सस्ते में अच्छी क्वालिटी हम दे रहे हो, अगर मान लो बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं बट हमें बहुत महंगा दे रहे हैं तो कंपेटिटिव नहीं बन पाएगा। सो फॉर गुड टू बी कंपेटिटिव उसकी प्राइस कम होनी चाहिए, एंड दैट विल ओनली हैपन व्हेन द करेंसी इज, दैट कैन हैपन, वन ऑफ द रीजन क्या हो सकता है, करेंसी का डिप्रिशिएट होना, ये चीज़ क्लियर है, ओके। सो अगर डिप्रिसिएशन होता है दैट विल नेसेसरी लीड टू योर एक्सपोर्ट का इंक्रीज, बट
डैट मे और मे नॉट लीड टू ट्रेड का कम्पिटिटिव होना, ठीक है। ट्रेड बढ़ भी सकता है, ट्रेड बूस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इतनी चीज़ क्लियर है, मे और मे नॉट भी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हाट विल टॉक अबाउट, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बताता हूँ आपको कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। दैट इज़ योर M0, ठीक है, मनी सप्लाई एंड योर मनी मल्टीप्लायर। इसके बारे में आपको इतना बच्चों को डाउट होता है, इतना ज़्यादा डाउट होता है कि आई कैन नॉट इवन टेल यू इन वर्ड्स, ठीक है। समझो क्या है, मैंने इसको 3 साल पढ़ा, मुझे तब भी डाउट था इसको इस पर, ठीक है। तो हम लाइक वी कैन अंडरस्टैंड कि यार इट्स अ टॉपिक विच इज़ कन्फ्यूजिंग, वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। मैं आपको एज अ टीचर नहीं बता रहा, एज ए स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ मैं कि मेरे को भी प्रॉब्लम होती थी पहले, ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे मेरे को समझ में आपको समझ में आएगा, तो ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कुछ चीज़ों को समझो पहले मेरे से आप। पहली चीज़ कि अगर कोई भी आपसे आके बोलता है कल को कि M0 बताओ, M0 क्या है, सो M0 को आपको ये बोलना है कि इकोनॉमी में कितना पैसा प्रिंट हुआ है, ठीक है। कितना पैसा प्रिंट हुआ, एंड जितना पैसा प्रिंट हुआ वही तो आपका बेस होगा, है ना। मान लो कि मैंने कल को अपनी करेंसी छाप दी, तो मैंने मान लो कि 5 लाख रुपए करेंसी छापी। अब वो करेंसी मार्केट में घूमती है, बट जो बेस रहा होगा वो तो वही रहा होगा जितना मैं प्रिंट किया होगा। यार मैंने कितना प्रिंट करा, मैंने तो 5 लाख की प्रिंट करा। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज योर मॉनेटरी बेस। इसीलिए M0 को हम प्यार से क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज अ मॉनेटरी बेस ऑल्सो, राइट। बोलते हैं मॉनेटरी बेस, ठीक है। M0 को मॉनेटरी बेस ही बोलते हैं। अच्छा, M0 समझ गए। अब मनी सप्लाई क्या है, अब समझो कि मनी सप्लाई क्या है। अब इस M0 का वो पार्ट जो इकोनॉमी में, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको, इकोनॉमी में घूम रहा है, इकोनॉमी में लेट से कि घूम रहा है, हिंदी उतनी अच्छी नहीं है ये, अब देख लो, ऊ है, बड़ी हुए है, छोटी हुए, देख लो। इकोनॉमी में पैसा जो है, जो हमारा घूम रहा है, मतलब कि इकोनॉमी में बेसिकली क्या हो रहा है, दैट इज़ बीइंग सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी, ठीक है। सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी, की इकोनॉमी में जो पैसा मेरा घूम रहा है ना, मैं उसी को मनी सप्लाई में काउंट करूँगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझना पहले, ठीक है। अब मनी मल्टीप्लायर क्या है, देखो बात करेंगे MCQ कैसे बनेगा, बट अभी हम समझे सरल भाषा में, लाइक इन द लेमन टर्म, दैट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स। एक सिंपल, एक रोड पे चलते हुए, मतलब एक घूमते फिरते आदमी को एक अंकल जी से बैठ जाओ चाय की टपरी पे, उनसे बात करोगे ना तो उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही समझ में आना चाहिए हमें। किसी महापुरुष ने कहा था कि अगर आप किसी 5वीं क्लास के बच्चे को यू कैन मेक अंडरस्टैंड समथिंग, देन ओनली यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। अगर समझा नहीं पाते 5वीं क्लास के बच्चे को, 10वीं क्लास के बच्चे को, तो आप उसको समझ नहीं पाए हो। शायद आइंस्टाइन ने कहा था या फिर फाइनमैन ने कहा था, पता नहीं किसने कहा था, किसी ने तो कहा था, किसी ने कहा तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर, अब मनी मल्टीप्लायर क्या है, तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब हुआ कि देखो, नाम से ढूंढो यार कि पैसा मल्टीप्लाई हुआ, क्या मल्टीप्लाई हुआ, मनी मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई कोई चीज़ कब होती है यार, जैसे मान लो कि यहाँ से मैंने 5 लाख रुपये, मान लो मैंने 5 लाख रुपए छापे, ठीक है। मान लो मैंने खुद की डॉक्टर की किसी करेंसी छाप दी, ठीक है, हाइपोथेटिकली, ठीक है। अब ये 5 लाख रुपए मैंने किसी बैंक को, कुछ में से मान लो कि बैंक को मैंने 2 लाख रुपए बैंक में डाले, ठीक है। अब इस बैंक वाले ने क्या करा, इस बैंक ने एक सिस्टम कर दिया, जो एक इसका काम, बेसिक काम है क्रेडिट क्रिएशन। अब बैंकिंग क्या करती है, बैंक का मेजर काम क्या है, क्रेडिट क्रिएशन करना। क्रेडिट का मतलब क्या है, देखो इकोनॉमिक को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको लगेगा दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स एंड ऑल। तो देखो क्या लॉजिकल है ना, क्रेडिट क्रिएशन मतलब कि लोन का क्रिएशन करना। तो इसने क्या करा, इस 2 लाख में से कुछ रिजर्व रेशियो वगैरह रखा और बाकी पैसे को क्या करा, लोन पे चला दिया। अब इसने इसको लोन, एक आदमी को लोन दिया, इसमें दूसरे लोन दिया, तीसरे आदमी को लोन दिया, सबको लोन दे दिया। अब लेट से कि लोन दिया इसने, अब इसने अगेन अपने किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा लगा दिया, ठीक है। फिर उस वहाँ से एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी थर्ड में पैसा गया। तो मतलब बेसिकली आप क्या देख पा रहे हो कि मनी यहाँ से 2 लाख रुपए निकला था, 2 लाख में से यहाँ चला गया, तो टोटल मनी कितना हुआ, ये मनी 5 लाख, 5 लाख तो बेस था ना M0, बट सप्लाई कितना हुआ, देखो 2 लाख है, 2 लाख सर्कुलेशन में है, ठीक है। 2 लाख एक बार इसने जितना रेंट करा लोगों के पास, उतना सर्कुलेशन में पहुंच गया इकोनॉमी में, ये सब सर्कुलेट करा इकोनॉमी में, इसको बोलेंगे मनी सप्लाई। अब मल्टीप्लायर क्या है कि 5 लाख से अगर मैंने 10 लाख रुपए बना दिया तो बोलूँगा कि मनी जो है मल्टीप्लाई हो गई। अब 5 से जो 10 का सफ़र है दैट कैन हैपन थ्रू बैंक्स ओनली। तो ये जो मनी मल्टीप्लायर होता है ये बैंक्स के थ्रू ही होता है, कि अगर बैंक ने क्रेडिट क्रिएशन करा है, मतलब कि बैंक ने लोन दिया है, तभी तो मनी मल्टीप्लाई होगा। कि बैंक ने मान लो कि मेरे पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से मैंने 30 रुपये खर्चा करा, ठीक है, 20 रुपये इधर उधर रखा और 50 रुपीज़ मैंने बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिया। अब RBI, अब बैंक ने क्या करा, उस 50 रुपीज़ को किसी और को, 4 लोगों को लोन में दे दिया। एक को 10 रुपये दिया, एक को 20 रुपये दिया, एक को फिर क्या करा, तुमको 20 रुपये दिया, 3 लोगों को लोन दिया इसने, ठीक है। अब मुझे बताओ कि पैसा कितना मार्केट में घूमा,
मेरे पास तो 100 रुपये ही था, ये 30 रुपये मैंने खर्च किया मार्केट में, तो 30 रुपये घुमा मार्केट में, ठीक है। ये 20 रुपीज़ मैंने कहीं ना कहीं खर्च करा, तो 20 रुपीज़ घुमा, 30 + 20, ठीक है। अभी 50 रुपीज़ जो बैंक में गया है, इसका मान लो कि इसने इसमें से 40 रुपीज़ लेट से कि इसने मार्केट में घुमा दिया लोन पे, तो ये 40 रुपीज़ यहाँ पे हो गया। अब मेरे को बताओ कि 40 रुपीज़ यहाँ पे घुमा, अब यहाँ से कुछ इकोनॉमी एक्टिविटी करता है, ये मान लो कि 10 रुपये और कमा लेता है, ये 20 रुपये और कमा लेता है, ये 15 रुपये और कमा लेता है। तो मेरे को बताओ कितनी चीज़ें इकोनॉमी में घूम रही है, 10 रुपये और, 10 + 20 + 15 + 10 + 10 + 20, कितना हो गया? 40 रुपीज़ यहाँ से हो गया, 50 रुपीज़ यहाँ से हो गया, तो ये हो गया 50 प्लस ये वाला 40 प्लस ये वाला कितना हो गया? 10 20 30 45, तो कितना हो गया बेसिकली बताओ? ये 4485 यानी 135 के आसपास में हुआ। टोटल पैसा कितना था, छपा कितना था? 100 रुपीज़। तो ये मेरा M0 था। मार्केट में अब घूम बचा कितना है? 135 हो गया, यानी जो 100 से 135 हो गया। तो बेसिकली इस पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, पूरी इकोनॉमी में पैसा जो है मल्टीप्लाई हो गया, घूम गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मनी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जाम में सवाल आपसे क्या पूछता है, अब हम समझते हैं। तो बेसिक समझ गए क्या बोलते हैं? M0 कितना पैसा छपा था, एमएस कितना पैसा मार्केट में घूम रहा है, MM का मतलब कि मनी मल्टीप्लाई कितना पैसा मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर है? अब सवाल कहाँ से बनता है एग्जाम में? पहली चीज़ मैंने पढ़ाया हुआ, फिर रिवाइज करा रहा हूँ बेसिकली आपको, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो M0 बेसिकली एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज M0 एंड व्हाट M0 इज नॉट, व्हाट इज मॉनेटरी बेस एंड व्हाट मॉनेटरी बेस इज नॉट, ठीक है। तो क्या बोलोगे, क्या है मॉनेटरी बेस? जो पैसा, मॉनेटरी बेस क्या है बेसिकली, कि जो पैसा आपके कितना पैसा छपा था, सोचो इसको, रटो मत, सोचो। तो जो पैसा छपा था वो क्या पैसा बोल सकते हैं? कौन सा पैसा छपा होगा बताओ मुझे। जो M0 है वो क्या हो सकता है? या तो मॉनेटरी बेस क्या हो सकता है कि मान लो कि इकोनॉमी में पैसा कितना घूम रहा है। आज मेरे पास 5 लाख रुपए कैश है, तो क्या उसको M0 में काउंट करूंगा? क्यों? क्योंकि वो कैश के फॉर्मेट में है। मैंने बैंक में कितना रखा वो मैटर नहीं करता, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ M0। कैश कितना है, मेरे को हार्ड कैश कितना दिख रहा है। सो बेसिकली कैश इन सर्कुलेशन, ठीक है। कैश पब्लिक के पास कितना है, कैश विथ पब्लिक, कैश इन पब्लिक के पास कितना है, कैश विथ पब्लिक के पास कितना कैश बचा है, ठीक है, प्लस, ठीक है। और क्या है? अब मान लो कि बैंक ने खुद के पास कितना पैसा रखा है कैश में। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ कि कितना पैसा फिजिकल करेंसी छपा हुआ है। ये 100 से 135 हुआ, तो क्या 135 रुपये करेंसी फिजिकल था? नहीं, फिजिकल तो 100 रुपये ही था। ये 35 रुपये मल्टीप्लायर इफेक्ट दिख रहा है अपने को, क्योंकि बैंक ने क्रेडिट क्रिएशन करा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी, प्रॉफिट बना, 100 से 125 रुपये बना लिया हमने। बट एक्चुअल में मार्केट में पैसा था कितना? वो था आपका कैश कितना पड़ा है मार्केट में, पब्लिक के पास कितना पैसा पड़ा है, बैंक्स के पास कितना कैश पड़ा है, और क्या है, आरबीआई के पास बैंक ने CRR में पैसे रखे हैं। तो उस रिजर्व में बैंक्स ने आरबीआई के पास, बैंक्स डिपॉजिट विद आरबीआई, बैंक ने आरबीआई के पास कितना डिपॉजिट रखा है कैश के फॉर्म में, सिर्फ कैश वाला। अब बोले गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला है? नहीं, कतई नहीं। कॉमन सेंस लगाओ, सिर्फ और सिर्फ कैश के कितना पैसा छपा था, ठीक है। अब समझो बोलेगा व्हाट मनी M0 इज नॉट। तो कोई अगर मेरे से बोल दे, कल को आके बोल दे कि मैंने मेरे पोस्ट ऑफिस में या फिर कासा में जो पैसे रखे हैं, इज इट अ पार्ट ऑफ योर मॉनेटरी बेस? यार नहीं, ये तो बैंक में रखा हुआ है ना। हो सकता है बैंक में रखा हुआ है, बट वो एक्चुअली कैश है कि नहीं, बैंक ने उस पैसे को चला दिया है, किसी और को दे दिया है, क्रेडिट क्रिएशन कर चुका है बैंक उस पैसे का, एक्चुअल पड़ा हुआ नहीं है। तो दैट्स वाई ये कासा पीओ नहीं है आपके M0 का पार्ट, ठीक है। मनी सप्लाई का पार्ट है बट इसका नहीं है। मनी सप्लाई का पार्ट क्योंकि पैसा मार्केट में घूम रहा है यार, ठीक है, ओके, जिसमें ठीक है, समझ गए। अच्छा, कोई बोलता है कि ना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो पैसा है ये सब है, बिल्कुल नहीं है यार, कैसे हो सकता है यार, ये तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, आपको क्या कैश दिख रहा है? नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं सेम पैटर्न पे कि व्हाट मनी सप्लाई इज एंड व्हाट मनी सप्लाई इज नॉट, व्हाट मनी सप्लाई इज एंड व्हाट मनी सप्लाई इज नॉट। अब मुझे बताओ मनी सप्लाई क्या हो सकता है। कोई अगर मेरे से आगे बोलता है, ठीक है, कोई मेरे से आगे बोलता है कि मान लो कि मैंने बॉन्ड खरीद के रखा है, जो है पैसे तो मार्केट में घूम रहे हैं। नहीं, बॉन्ड आपने खरीद के रखा है, सरकार को पैसे दे दिए हैं आपने, ठीक है, तो बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं काउंट करेगा। और क्या काउंट नहीं करेगा? आपने मान लो कि सरकार के पास जो पैसा है वो भी काउंट नहीं होगा। इंटर बैंक डिपॉजिट, समझो कि बैंक्स आपस में ही डिपॉजिट कर रही हैं, खुद में ही कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, पब्लिक को नहीं दे रही है, इकोनॉमी में नहीं घूम रहा है पैसा, तो ये भी नहीं होगा। तो या तो बैंक अपने पास जो पैसा रखती है वो भी काउंट नहीं होगा, गवर्नमेंट सरकार जो पैसा रखती है वो भी काउंट नहीं होगा, और बॉन्ड जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है ये भी काउंट नहीं होगा, किसी भी फाइनेंशियल स्टेज में नहीं होगा। आपने स्टॉक भी रखा है तो ये भी काउंट नहीं होगा आपकी मनी सप्लाई में, ठीक है। व्हाट विल बी काउंटेड मनी सप्लाई? वो पैसा जो मार्केट में घूम रहा है, वो पैसा इन सर्कुलेशन, जो पैसा मान लो मैं सब्जी खरीद ली, मैंने सिगरेट खरीद लिया, मैंने चाय पी ली, वो सारा का सारा पैसा यहाँ सर्कुलेट होगा, ठीक है, ओके। करेंसी इन सर्कुलेशन हो गया, ओके। नाउ दैट इज़ वन थिंग। देन अगर आपने बैंक में, एक बंदे ने, एक किसी भी इंसान ने बैंक में जो भी डिपॉजिट किया हुआ है, अब ये डिपॉजिट कैन बी ऑफ एनी टाइप, दिस कैन बी योर
current account, savings account. This can be your post office deposit. Any kind of deposit, it's a part of a money supply. ठीक है, M1, M2, M3, M4 सारा का सारा मनी सप्लाई का पार्ट हो गया आपका. ठीक है, तो ये हो गया आपका. समझ आ रही बात? ओके. अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, ये सब सारा हो गया. तो मतलब बेसिकली मैं इसको क्रक्स में बोल सकता हूँ इन शॉर्ट कि ऑल टाइम्स ऑफ टाइम डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट दोनों के दोनों विल बी काउंटेड इन द मनी सप्लाई. सॉरी क्या कर दिया मैंने, कहाँ लिख दिया, उल्टे यहाँ लिख दिया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे ये मनी सप्लाई वाले में कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट विल बी काउंटेड इन द पार्ट ऑफ योर मनी सप्लाई. इतनी चीज़ क्लियर है? ओके. अब कुछ बातों को और समझो. अगर एग्जाम में मेरे से बोलता है, हालांकि यूपीएससी इतने डीप में क्वेश्चन नहीं पूछती है, बट पूछ लेगी तो क्या कर लेंगे कि मनी मल्टीप्लाई क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी, तो क्या पता अगली बार डीप में चले जाए. ठीक है, उसने सिर्फ इतना पूछा कि मनी मल्टीप्लायर में किस चीज़ का इंपैक्ट पड़ेगा. एक ऑप्शन था कि बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल इंक्रीज. सो दैट इज़ द आंसर. अगर कोई बोलता है मेरे से कि मान लो कि ऑप्शन में दे दिया, बोलेगा 4-5 चीज़ दे दिया है, ठीक है, तो ये बोलेगा ना कि वट क्रिएट्स इम्पैक्ट, वट इम्पैक्ट्स द मनी मल्टीप्लायर एंड वट डू नॉट इम्पैक्ट द मनी मल्टीप्लायर. ठीक है, किसका इंपैक्ट पड़ता है, किसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है, इतनी चीज़ समझना है हमें बस. ठीक है, अब इसको क्या रटना है क्या? बिल्कुल नहीं रटना है, समझना है अपने को. ठीक है, तो समझते हैं. क्या समझेंगे? सिंपल सी बात समझो. क्या इंपैक्ट करेगा मनी मल्टीप्लायर को? दो चीज़ हमेशा याद रखना. पहली चीज़, ठीक है, इसको हम कहते हैं करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो. क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो. ठीक है, एक तो ये रेशियो, एक और रेशियो ध्यान रखना, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग शायद रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो कहते हैं ना. हाँ, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो कहते हैं. तो रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो, अब मेरे को समझना कि इतना आपको मतलब फील आ जाएगा अभी आपको. ठीक है, समझो इस चीज़ को. तो हम क्या कहना चाह रहे हैं यार कि हमें दो चीज़ पता है. एक चीज़ ये पता है कि बैंक ने अगर क्रेडिट क्रिएशन करा तो मनी मल्टीप्लायर तो तभी हो सकता है भाई कि जब क्रेडिट क्रिएशन बैंक करे. दिस इज़ दी ओनली कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ मनी टू बी मल्टीप्लाइड. अगर क्रेडिट क्रिएशन होगा तभी तो लोगों के पास पैसे पहुंचेंगे. ये क्रेडिट क्रिएशन होने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको बैंक में पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा. सो क्रेडिट क्रिएशन होने के लिए भी अगर डिपॉजिट करोगे तभी बैंक उसको लोन पे चलाएगी, और लोन पे चलाएगी तभी तो आपका मनी मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, इकोनॉमी में घूमेगा मनी मल्टीप्लाई हो जाएगी अल्टीमेटली. ठीक है, सो द कंडीशन इज कि पैसा डिपॉजिट होना चाहिए, क्योंकि हमें क्रेडिट क्रिएशन करना है और ये तभी तक नहीं करेंगे जब तक हम डिपॉजिट ना करें. दैट इज वाई सब देखो दोनों में डिपॉजिट लिखा हुआ है. ठीक है, अब हम चाहेंगे क्या, व्हाट वी वुड वांट कि डिपॉजिट ज़्यादा हो कि डिपॉजिट कम हो. क्या चाहेंगे हम, बताओ मुझे बताओ कि हम क्या चाहेंगे, डिपॉजिट बढ़े कि डिपॉजिट बढ़े कि घटे. जितना ज़्यादा लोग डिपॉजिट करेंगे, इफ़ देर इज़ मोर डिपॉजिट देन देर इज़ मोर लेंडिंग, इफ देर इज़ मोर लेंडिंग देन देर इज़ मोर क्रेडिट क्रिएशन, अब देर इज़ मोर क्रेडिट क्रिएशन देन बेसिकली क्या होगा, द मनी मल्टीप्लायर विल बी मोर. ये पूरा का पूरा ये हमें टेक्नोलॉजी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. ठीक है, ध्यान रख लेंगे इसको. ओके, ये ध्यान रख लेना. ठीक है, अब समझो कि मेरा डिपॉजिट बढ़ना चाहिए, इसका मतलब कि जो डिनोमिनेटर शुड इंक्रीज. तो इसका मतलब कि करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो शुड बी, अब डिनोमिनेटर बढ़ा मतलब कि पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो इस पूरा रेशियो शुड बी लेस इज डिज़ायरेबल, हमें लेस चाहिए, और ये पूरा रेशियो शुड बी लेस इज डिज़ायरेबल. ठीक है, तो अगर मेरे से एग्जाम में पूछता है कि व्हाट कैन इम्पैक्ट, तो अगर मैं बोलता हूँ कि दो चीज़ इम्पैक्ट करती है. ठीक है, दो चीज़ इम्पैक्ट करती है. एक बोलता है रिजर्व, कि आरबीआई ने अगर बोल दिया कि भैया ज़्यादा रिजर्व रखो CRR में, तो CRR जो हो गया आपका बेसिकली दैट इम्पैक्ट्स मनी मल्टीप्लायर. कैसे बोलेगा कि ज़्यादा अगर रिजर्व रखोगे तो बैंक के पास पैसे कम होंगे लेंड करने को, तो बैंक के पास पैसे कम लेंड करने को होंगे तो हमारी बैंक की लेंडिंग कम हो जाएगी. ठीक है, लेंडिंग कम होगी तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, लेंडिंग कम होगी तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, मल्टीप्लायर कम जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द फंडा. तो बेसिकली हमारे लिए क्या डिजायरेबल है कि रिजर्व शुड बी लेस देन मनी मल्टीप्लायर वुड बी मोर. पहली चीज़. सेकंड कि डिपॉजिट का क्या सीन है भैया, डिपॉजिट शुड बी मोर. तो डिपॉजिट मोर इज डिजायरेबल. अगर डिपॉजिट मोर होता है देन योर मनी मल्टीप्लायर इज मोर. ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है. अगर इसको 3-4 बार समझ गए आप खुद से लिख के, देन ये चीज़ ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं देगी. ठीक है, इतना क्लियर है. ओके, अब हमारा खत्म हो गया इस टॉपिक. ठीक है, सो वी हैव टॉक द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमी. अब हम कुछ छोटे मिसलेनियस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे एंड वी विल जस्ट एंड दिस इकोनॉमी लाइक विल फिनिश दिस इन स्टाइल. ठीक है, तो अब समझो कि कैसे क्या करना है. कुछ बातों को मेरे से और समझ लो आप. ठीक है, सी व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज कि
अगर मान लो, एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझो, अगर मान लो कि बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट अगर बैंक ने क्या करा, इंटरेस्ट रेट अगर मान लो बैंक ने कम कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या दिखता है? इसका इम्पैक्ट ये दिखता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया, देन लोगों की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, क्या है? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कि लोग जिस इंटरेस्ट रेट पे बोरो कर रहे थे वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल बेसिकली व्हाट विल रिड्यूस। अब जैसे ही कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिड्यूस होगा तो बेसिकली क्या होगा, पीपल विल बाय मोर, तो लेंडिंग बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा लोन लेंगे, एंड व्हेन देयर इज मोर लेंडिंग अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ये चीज़ समझ में आती है हमें? ठीक है। अच्छा, और क्या समझ आता है हमें? क्या हमें ये चीज़ समझ में आती है अभी तक कि जो मेरा रीवैल्यूएशन और मेरा एप्रिसिएशन दोनों अलग अलग चीज़ है, एंड डीवैल्यूएशन वर्सेस डिप्रेसिएशन दोनों अलग अलग चीज़ है। समझ गए ये चीज़? ये वाला जो है दिस इज, ये दोनों आपका मार्केट फोर्सेस वाला डिमांड सप्लाई, और ये वाला डिलिबरेट आरबीआई खुद करती है, ठीक है, या सेंट्रल बैंक खुद करती है। ओके, इतना चीज़ क्लियर है? ओके, इतनी चीज़, ये तो चीज़ क्लियर होगी ना हमें? ओके, वेरी वेल। नाउ विल टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स। ओके, अब समझो कुछ और चीज़। अगर मैंने कहा ये नंबर 1 नंबर 2 हो गया, अब नंबर 3 समझो। कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे टॉकिंग अबाउट सम मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, यहाँ मिसलेनियस में लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो यहाँ पे टॉकिंग अबाउट सम मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ऑल राइट। ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पे 2 हो गया। थर्ड नंबर समझो। थर्ड नंबर क्या कहता है कि अगर मैंने कहा कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, देन व्हाट कैन और व्हाट शुड और व्हाट शुड नॉट हैपन नेसेसरली। देखो, पहली चीज़ कि व्हाट मे और मे नॉट हैपन। तो अगर किसी ने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, देन रियल जीडीपी मस्ट इंक्रीज। कुछ चीज़ों को यहाँ समझ लो तुम। अब तो एक स्टेटमेंट पहले बोलेगा आपसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, तो बोलेगा क्या नेसेसरली ट्रू है, बोलेगा कि रियल जीडीपी मस्ट इंक्रीज। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, ये मस्ट कह रहा है, ये कह रहा है कि मस्ट इंक्रीज, ठीक है। अब बताओ इस स्टेटमेंट के बारे में क्या सच्चाई है, व्हाट इज द सिचुएशन अबाउट दिस स्टेटमेंट, क्या कह रहा है ये? रियल जीडीपी मस्ट इंक्रीज, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि रियल जीडीपी टर्म्स में इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इट्स वेरी लॉजिकल, इट इज़ राइट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि रियल जीडीपी गिव्स अस द आइडिया कि बेसिकली क्या है, ये है आपका कि बेस ईयर का प्राइस, कि कल का कितना प्राइस था इनटू आज का प्रोडक्शन, है ना, आज का प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन आज हुआ है। तो बेसिकली हम क्या, जीडीपी क्या कहते हैं, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो बेस ईयर का अगर हमने प्राइस रखा तो मतलब प्राइस तो हमने बेसिकली फिक्स कर लिया, और फिर भी अगर जीडीपी बढ़ गया मतलब कि मेरा प्रोडक्शन ही बढ़ा होगा, तो मैं बोलूँगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, प्रोडक्शन बढ़ा है, तो मतलब ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है बेसिकली। सो प्रोडक्शन बढ़ा होगा, इट्स फॉर श्योर। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, रियल जीडीपी मस्ट इंक्रीज, ठीक है, पहली चीज़। ओके, सेकेंड चीज़ समझो, ये बोलेगा नॉमिनल जीडीपी मे और मे नॉट इंक्रीज, मे और मे नॉट इंक्रीज। समझो किस बात से, जीडीपी मे, ये भी स्टेटमेंट सही है। कैसे समझो इस चीज़ को, ये मे और मे नॉट कह रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट सही कैसे, इसको समझो। ये क्या कहना चाह रहा है बेसिकली कि अब नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, हमारा करंट प्राइस, ठीक है, करंट प्राइस जो है हमारा यहाँ पे होगा, और ये हमारा करंट प्रोडक्शन, प्राइस इंटू प्रोडक्शन। अब मान लो मैं बोलूँगा कि प्रोडक्शन तो बढ़ गया, बट हो सकता है कि प्राइस बढ़ी हो, प्रोडक्शन ना बढ़ा, इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में, तो इन्फ्लेशन इसमें होता है ना काउंटेड, ये इन्फ्लेशन वाला है, आज का प्राइस इन्फ्लेशन इसमें है, तो ये करंट प्राइस ही बढ़ा है, सिर्फ प्रोडक्शन में तो टोटल मेरा कुछ बढ़ा हुआ दिख रहा है जीडीपी का नंबर, तो एक्चुअली बढ़ा तो मेरा प्राइस है, महंगाई बढ़ गई है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। तो दिस विल नॉट गिव अस एग्जैक्ट आइडिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई कि नहीं हुई। तो अगर प्राइस नहीं बढ़ा और प्रोडक्शन बढ़ा है, या प्राइस कम बढ़ा प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया, तो मैं बोलूँगा कि इट हैज़ इंक्रीज्ड। बट अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, प्राइस बढ़ गया, तो भी दिखेगा कि नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुई है। दैट इज़ वाई व्हाट वी कैन से कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में, नॉमिनल जीडीपी मे और मे नॉट इंक्रीज, और ये मस्ट इंक्रीज। अगर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ये इंक्रीज होना ही होना है, अगर ये नहीं हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। क्लियर है? ओके, और समझो फोर्थ कॉन्सेप्ट समझो, इट इज़ और सुपर इंपॉर्टेंट। आपने पढ़ा होगा, बहुत जगह कंसेप्ट सुना होगा, उसमें ये लोग कहते हैं आपको कि क्या कहते हैं, दे टेल यू कॉन्सेप्ट्स लाइक, कहते हैं इकोनॉमी में स्लो डाउन है, कहते हैं ना, फिर वो कहते हैं कि इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, आया था कोविड में, ठीक है, रिसेशन आ गया, देन दे टेल यू कि इकोनॉमी रिसेशन आ गया, एंड देन टेल यू कि फिर उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन क्या है? एंड देन उसके बाद दे डू समथिंग कॉल्ड एज रिकवरी, ठीक है, यही होता है, ये पूरा क्रोनोलॉजी है, इस तरीके से क्रोनोलॉजी है। अब पहले स्लो डाउन आया,
धीरे इकोनॉमी स्लो हो रही, रिसेशन उसके बाद बहुत स्लो हो गया तो रिसेशन हो गया, और रिसेशन चलता रहा तो डिप्रेशन हो गया। अब लोग क्या करें, रिकवर करने लगे, रिकवरी मेजर लेंगे, रिकवरी बोलेंगे, ठीक है। अब इकोनॉमी ग्रो करने लगेगी यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। अब यहाँ कुछ चीज़ों को समझो कि क्या बोलेंगे, कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो स्लो डाउन में कोई ज़रूरी नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है, बताओगे क्या कंडीशन सही है, तो इसमें आपका ग्रोथ रेट जो है, जो कहते हैं ना जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव है, तो ये ग्रोथ रेट जो आपका है, दिस ग्रोथ रेट बेसिकली, ये ग्रोथ रेट आपका डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। ये ग्रोथ रेट नेगेटिव नहीं है, स्लो डाउन में ग्रोथ रेट नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ग्रोथ रेट नेगेटिव का क्या मतलब, कि नेगेटिव हो गया तो मतलब कि हमारी कल की जीडीपी आज की जीडीपी से हर क्वार्टर में जीडीपी की और जीडीपी की वैल्यू कम हो रही है, दैट इज वे ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पे ग्रोथ रेट है, जैसे मान लो कि आज 5% का है, ठीक है, तो ये 4% का हो गया, ये 3% का हो गया, मतलब ग्रोथ रेट फॉल कर रहा है, बट ये नेगेटिव में नहीं है, ठीक है। कोविड में क्या हुआ था कि -6 के आसपास चला गया था ग्रोथ रेट, राइट। सो दैट वाज अ कंडीशन ऑफ रिसेशन। अब रिसेशन में क्या होता है कि जो ग्रोथ रेट है आपका, तो रिसेशन में क्या होगा कि आपका जो ग्रोथ रेट है, ये जो जीडीपी का ग्रोथ, ये ग्रोथ किस चीज़ का, जीडीपी ग्रोथ रेट। तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, दिस ग्रोथ रेट जीडीपी का बेसिकली ये आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव हो जाता है, इसको कहते हैं रिसेशन। अब ये ग्रोथ रेट अगर नेगेटिव हुआ फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, ठीक है, मतलब कि 6 महीने, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अगर ये तब तक चलता रहा ये नेगेटिव, तो बोलेंगे रिसेशन आ गई इकोनॉमी में। अब ये रिसेशन अगर बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा तो दिस रिसेशन विल बी कन्वर्टेड टू अ डिप्रेशन, ठीक है। अब डिप्रेशन आ गया तो विल ट्राई टू रिकवर। अब रिकवर करने के तरीके हैं, इसमें होता है आपका यू शेप्ड रिकवरी होता है ना, आपका वी शेप्ड रिकवरी होता है। तो ये सब रिकवरी हमने बेसिकली आपके प्री के उतना इंपॉर्टेंट इस साल तो नहीं है क्योंकि कोविड में पूछा है आपका, ठीक है। तो ये सारे रिकवरी के आपके शेप्स हैं, ठीक है। मान लो कि इकोनॉमी बहुत फास्ट फॉल करती है, अब बहुत जल्दी ग्रो करती है, तो इसको बोलते हैं कि वी शेप्ड रिकवरी हुई इकोनॉमी की। ये फॉल हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से इस पॉइंट पे क्या हुआ, इकोनॉमी अब ग्रोथ करना चालू हुई, अब एकदम फास्ट ग्रो करा, फास्ट फॉल भी हुआ, फास्ट राइज भी हुआ। दिस इज व्हाट वी कॉल एज, इस फेज को बोलेंगे जिस फेज में इकोनॉमिक जीडीपी कम हो रही है, ये आपका नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला है, तो इसको बोलेंगे रिसेशन, ठीक है। और इस वाले फेज को बोलेंगे रिकवरी, ठीक है। यहाँ से रिकवर हो रहा है ना, जीडीपी बढ़ रही है तो रिकवर कर रहे हैं हम लोग। दिस इज व्हाट इज बेसिक आइडिया ऑफ यू शेप का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप स्लोली नीचे जा रहे हो, स्लोली ऊपर जा रहे हो, ठीक है। दिस इज योर यू शेप्ड रिकवरी, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है, ओके। एक और होता है आपका के शेप्ड रिकवरी, एक और होता है आपका क्या, के शेप्ड रिकवरी बोलते हैं उसको। के शेप्ड रिकवरी क्या होता है, देखो मैंने पढ़ाई दिया है इसको भी आपको, कितनी इजीली शॉर्ट टर्म में हो गया आपका। के शेप का मतलब रिकवरी का मतलब है कि आपकी जो इकोनॉमी है उसकी ना, उसका ना, जैसे मान लो कि हर सेक्टर जो है, ऐसे नहीं करो ड्रॉ इसको, उसका जो हर सेक्टर जो है वो अलग अलग रेट पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं के शेप्ड रिकवरी, मतलब कि सर्विस सेक्टर अलग रेट पे ग्रो कर रहा है, एग्रीकल्चर अलग रेट पे ग्रो कर रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल इट के शेप्ड रिकवरी, ठीक है। ओके ओके, हमारा यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर है, ओके। अब हम कुछ चीज़ों के बारे में और बात कर लेते हैं। रुक जाओ, ठीक है। और क्या बच गया, अच्छा हमने ये पढ़ा है क्या, सीबीडीसी समझते हैं हम, सीबीडीसी क्या होता है, नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं अभी समझ लेंगे। सीबीडीसी समझते हैं हम लोग, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, न्यूज़ में रहता है अक्सर, ठीक है, समझ लो क्या है। एग्जाम में एमसीक्यू कहाँ से बनेगा पहले वो समझो। बेसिकली ये समझो कि है क्या, पहले समझो सिंपल भाषा में कि सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, सेंट्रल बैंक आरबीआई की डिजिटल करेंसी है, इट्स क्रिप्टो बेस्ड टाइप का करेंसी, क्रिप्टो का ऑल्टरनेटिव है ये डिजिटल करेंसी, मतलब कि इसका फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ कि आपका देयर इज़ नो फिजिकल फॉर्म, कोई भी फिजिकल फॉर्म इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, ठीक है, अब यूपीआई से कैसे डिफरेंट है, हाउ इज़ इट डिफरेंट, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूपीआई, दिमाग में डाउट आता है। यूपीआई में तो लगता है ना डिजिटल करेंसी, तो वो भी डिजिटल तो ट्रांजैक्शन वहाँ पे भी हो रहा थी। यूपीआई इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ द डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ, इट इज़ अ डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ फिजिकल मनी, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में इज़ लाइक द डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ डिजिटल मनी, जो आपका सीबीडीसी है, इट इज़ द डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ डिजिटल मनी, कि इसका जो मनी भी है वो भी डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब समझो क्या है कि आपने आज कह दिया कि एक मान लो आप चाय के टपरी पे गए, आपने चाय सिगरेट का जिस चीज़ का पैसा, आपने मैगी खा ली, उसका पैसा पे कर दिया, ठीक है। नाउ यू पेड समथिंग, कहते हैं ना पेटीएम पे इतने रुपये प्राप्त हुए हैं, तो बेसिकली क्या हुआ, आपके बैंक से पैसा उठ के उसके बैंक में मूव करा है, तो ये फिजिकल कैश मूव करा है, समझ रहे हो, उस एग्जैक्टली उस पॉइंट में मूव नहीं करा, बट एक्चुअल जो हम कह रहे हैं कि इन प्रैक्टिस उसका क्या हुआ कि फिजिकल कैश मूव करा है,
ठीक है। वेरएज यहाँ पे जो मूव भी करेंगे डिजिटल ट्रांजैक्शन मूव होगा, डिजिटल करेंसी मूव होगी, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, और चीज़ों को समझो। अब क्या है, जैसे मान लो कि आपको यूपीआई यूज़ करना है, देन यू हैव शुड हैव बैंक अकाउंट, ठीक है। बट सीबीडी से यूज़ करना है आपको, तो यू डोंट नीड अ बैंक अकाउंट। आप बिना बैंक अकाउंट के भी वॉलेट में ही, उसने वॉलेट का सिस्टम बनाया हुआ है, आप वहाँ जाकर वॉलेट से भी यूज़ कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको मार्केट में कैश देना है तो कैश के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, बैंक की जरूरत पड़ती है नहीं, कैश दे सकते हो निकाल के। उस तरीके से इसको भी आरबीआई ने इसको इंटर ऑपरेबल बनाने के लिए, अच्छे से यूज़ होने के लिए कहा कि बैंक की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, ओके। अब आपको ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, यार कॉमन सेंस लगाओ, क्या आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो उसका इंटरेस्ट मिलता है आपको? नहीं मिलता है, तो इट इज़ नॉट इंटरेस्ट बियरिंग, ठीक है, ओके। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या सीबीडीसी कैन बी कन्वर्टेड टू कैश? बोलो यस इट कैन बी कन्वर्टेड टू, यस इट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश, ठीक है। इतनी चीज़ दिमाग में रख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब समझो और चीज़, 6 नंबर पॉइंट समझ लो मेरे से, दैट इज़ योर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स वर्सेस नियो बैंक्स। ये क्या है? देखो, न्यू बैंक्स आर दैट काइंड ऑफ बैंक्स विच आर बेसिकली फिनटेक, लाइक योर रिजर्व पे वगैरह वगैरह, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, दीज आर द फिनटेक कंपनीज, और ये क्या करते हैं, दे डू द टाई अप विद बैंक्स। टाई अप करते हैं या तो बैंक के साथ करते हैं या फिर टाई अप करते हैं एनबीएफसी के साथ, और ये लोग इनको बैंकिंग की फैसिलिटीज़ देती हैं, ठीक है। डीबीयू क्या है, बेसिकली डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या है, ये हमने पीटी में पढ़ा है, पीटी की वीडियो में है, आपको जाके देखना, ठीक है। तो बेसिकली ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, इन कमर्शियल बैंक्स को कहा आरबीआई ने कि आप जो 75 अपने यूनिट्स को हर डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश करो, 75 डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा कुछ बोला है, ठीक है। तो बोला कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाओ जिसमें कि आपका जो बैंक है ना वो डिजिटली काम करेगा, ठीक है। दिस इज़ अ थिंग। अब यहाँ पे क्या समझो कि एग्जाम में ये समझना कि डिजिटल बैंक ऑनलाइन काम है, डिजिटल बैंक विल हैव अ फिजिकल प्रेजेंस, बट इसमें सारा काम डिजिटल होगा, दैट इज़ अ थिंग। नियो बैंक्स आर वर्चुअल बैंक जो कि ऑनलाइन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी, ओके, ऑल राइट। अब एक और चीज़ समझ लो मेरे से आप, इसको कहते हैं हम क्रिप्टो एसेट। अब क्रिप्टो एसेट क्या है? क्रिप्टो एसेट इज़ अ काइंड ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, ऐसा एसेट जो कि वर्चुअली है, वर्चुअल है और वर्चुअल डिजिटल एसेट, ठीक है, ओके। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है साइंस टेक में, फिर समझ लिया। क्रिप्टो एसेट का मतलब क्या है? क्रिप्टो में काम करता है, ओके, ऑल राइट। अब यहाँ पे एक सरकार ने क्या करा, अब देखो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। इट कैन बी क्रिप्टो करेंसी, इट कैन बी योर एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन, इट कैन बी योर एनी काइंड ऑफ डेटा, ये सारा डिजिटल एसेट है, ठीक है। तो क्रिप्टो एसेट, ऑल दिस काइंड ऑफ क्रिप्टो एसेट, ठीक है, ये सब क्रिप्टो फॉर्म में होता है, क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी हार्ड टू क्रैक, डिसेंट्रलाइज लेजर पे होता है, ब्लॉकचेन पे होता है बेसिकली, ठीक है। सब पढ़ा है हमने साइंस एंड टेक में, नहीं पढ़ा जाके देख लो वीडियो में, मेरी पीटी की वीडियो सब समझाया मैंने उसमें, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज कि क्रिप्टो एसेट पे सरकार अब पूछेगी एग्जाम में आपसे कि कितने % का सरकार ने टैक्स इंपोज करा है, 30% का इसने क्रिप्टो एसेट पे टैक्स इंपोज करा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ओके। एक और चीज़ समझो, डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है ना यहाँ पे, तो डीबीयू किसको किसको अलाउड नहीं है ओपन करना, पेमेंट्स बैंक को अलाउड नहीं है, ठीक है, और आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक को अलाउड नहीं है, नहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक अलाउड है, डिजिटल बैंक को अलाउड नहीं है, आरआरबी को अलाउड नहीं है, और लोकल एरिया बैंक को अलाउड नहीं है, बाकी सबको अलाउड है, ठीक है। इन तीनों को अलाउड नहीं, समझ लेना, डीबीओ को ओपन करना अभी तक तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमने अपनी इकोनॉमी को फिनिश कर लिया, हमारी इकोनॉमी हैज़ बिन, अच्छा एक चीज़ और देख लो, कहाँ गया, ओके। हमने पहले पढ़ रहे डीसिप पढ़ा है हमने, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको बैंकिंग में, डीसिप्स वर्सेस जीसिप पढ़ाया हुआ ना मैंने आपको। देखो जीसिप क्या, ग्लोबल सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक, कैसे बैंक जो कि टू बिग टू फेल, ग्लोबल लेवल पे इसको कौन डिक्लेयर करता है, एफएसबी जो कि G20 का पार्ट है, पढ़ाया हुआ है मैंने, रिवाइज करा रहा हूँ बस। डीसिप कौन करता है, आरबीआई करती है, ठीक है। और इन दोनों पे क्या होता है, बेसल नॉर्म जो होता है वो स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि इनको भाई बेसल नॉर्म क्या कहता है कि बैंक कितना सेफ है, जितना ज़्यादा सेफ होगा तभी बोलेंगे फेल नहीं हो पाएगा, इज टू बिग टू फेल। तो बेसल नॉर्म बेसिकली इन बैंक पे क्या होता है, दे आर स्ट्रिक्टर। चीज़ क्लियर है, ओके, ऑल राइट। सब देख लिया यार, सब कुछ कर लिया, कुछ तो बचा नहीं है। एक और देख लो यार, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ खास बात नहीं। मुद्रा स्कीम आपको कौन देता है, सिडबी, ठीक है, ठीक है। सिडबी बेसिकली है क्या, सिडबी इज़ अ रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब कि ये खुद लोन नहीं देगा, सिडबी डायरेक्टली आपको लोन नहीं देगा। अगर आपको एज ए फार्मर या एज एमएसएमई वाले को आपको लोन चाहिए तो सिडबी डायरेक्टली आपको नहीं देगा। व्हाट विल हैपन कि अगर ये पैसा आपको चाहिए, आप तक पहुंचना है, तो हाउ इट विल गो कि सिडबी क्या करेगी, सिडबी किसी भी बैंक को फाइनेंस करेगी, उसको बोलेगी ये कोटा का लोन जो आपके मुद्रा स्कीम में दे दो। सिडबी इज अ रीफाइनेंसिंग, इसको फाइनेंस करेगी, आपको फाइनेंस करेगा, इसे रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। डायरेक्टली सिडबी लोन नहीं देती है, ठीक है, ओके। क्लियर है यहाँ तक? बस इतना ही पढ़ना है अपने को,
इतना ही पढ़ना है, ठीक है, बात खत्म हुई हमारी. सो विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ आवर इकोनॉमी लेक्चर. 2 मिनट बात कर लेते हैं. सो इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू एवरीथिंग दैट आई हैव इन माई आई वुड से माइंड. जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मुझे आता है इकोनॉमी में, मैंने सब कुछ आपको दिया. इवन अपने लेवल से बढ़ के जाके कुछ चीज़ों को पढ़ के आपको पढ़ाया, ताकि आपके पास जो कंटेंट हो, मैं आपको इस बात की एश्योरिटी देता हूँ यार कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इकोनॉमी में नहीं होगी. इफ़ यू वॉच दिस लेक्चर डिलीजेंटली ना, आई कैन गिव यू अश्योरिटी, लाइक एकदम मैन टू मैन और ह्यूमन टू ह्यूमन, आई कैन गिव यू दी अश्योरिटी, ठीक है, कि प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इकोनॉमी में. आप खुद फील करोगे इस चीज़ को, ठीक है. व्हाट आई विल रियली अप्रिशिएट इज़ कि प्लीज़ मुझे बताइएगा आप. जैसे आपने इन्वायरमेंट का मुझे फीडबैक दिया है कि इन्वायरमेंट का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मेरे इस कोर्स, क्योंकि मुझे 50-100 बच्चों ने मैसेज करा है, कहीं ना कहीं बताया है कि इन्वायरमेंट में उनका स्कोर बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हुआ, उनका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है, मेरे इन्वायरमेंट की सीरीज़ को देखने के बाद. ना इकोनॉमी मैंने इस तरह से कवर किया है, उससे ही बेटर मैंने कवर करने की कोशिश करी इकोनॉमी को, ठीक है. तो आप ऐसा मुझे बताइए, कल हम लोग इकोनॉमी का PYQ भी डिस्कस कर लेंगे. इकोनॉमी विल बी ओवर, ठीक है. वट आई विल आस्क फ्रॉम यू कि मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सो दैट आई कैन इम्प्रोवाइज माई कंटेंट, ठीक है. बिकॉज दिस इज़ माई लाइफ नाउ. डॉक्टर UPSC इज़ माई लाइफ नाउ. आई वॉन्ट टू मेक दिस UPSC का एजुकेशन, बेसिकली आई वॉन्ट टू गिव एवरी एस्पिरेंट अ फेयर चांस इन द एग्जाम. क्योंकि यार लोग 5 साल वेस्ट करते हुए पता पड़ता है यार कि पढ़ना तो मेरे को ऐसे था. 2 साल तो ये सीखने में लगता है उनको कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, किस कैपेसिटी में पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है. अगर मैं सब करके आपको दे रहा हूँ, लोग कहते हैं ना कि स्पून फीडिंग नहीं है ये. आपको अगर लग रहा है ना कि आप ऐसा कर रहे हो, तो आपको बहुत बेवकूफ़ी में हो. आप सिर्फ और सिर्फ इस शराड में जी रहे हो ना, शैडो में, कि अब मेरे को बहुत हार्ड वर्क करना है, आई हैव टू डू इट ऑल माई सेल्फ. नहीं कर रहा है कोई. जो भी टॉपर ऊपर दिखते हैं ना आपको, दे ऑल आर प्रिविलेज्ड. उनके पास कोचिंग लगाने के पैसे हैं, वो 12वीं क्लास से ग्रेजुएशन से ही तैयारी कर रहे हैं. आपको बता नहीं रहा है कोई, ठीक है. तो अगर आप नहीं कर रहे हो ना, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, ठीक है. या तो आपको, तो मार्केट में भी कोई भी ऐसा नहीं है कोचिंग, या कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो एक्चुअली आपको ये पढ़ा दें. इट वॉज माई पेन पॉइंट. मैं प्रिपरेशन करता था, मुझे लगता है कोई तो पढ़ा दे, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, किसी को तो आना था. सो आई केम हियर, ठीक है. लक हैड, डेस्टिनी हैड इट इन देयर प्लान की, इट्स प्लान कि कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे इसमें आना पड़ा. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू टीच. दिस इज़ माई लाइफ नाउ. आई एम गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ दिस UPSC प्रिपरेशन इंडस्ट्री. एंड आई जस्ट डोंट से इट, आई मीन इट. आई want to do it. I am here to stay. I will stay and I will change everything. मैं सबको चेंज नहीं कर सकता, बट आई कैन सेट अ पैराडाइम शिफ्ट इन दिस इंडस्ट्री कि पीपल हैव टू कम एंड गिव यू द कंटेंट जो कि रिक्वायर्ड है. आई विल गिव यू द कंटेंट फ्रॉम डॉक्टर UPSC. आई विल मेक इट द मोस्ट गो टू प्लेटफॉर्म फॉर UPSC एस्पिरेंट, कि आपको इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है. फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस का टेस्ट सीरीज, मेंस की आंसर राइटिंग, सब कुछ मैं सिखाऊंगा. एंड आई विल बी हियर इन दिस प्लेटफॉर्म टू टीच यू एवरीथिंग. अब कुछ लोग कहेंगे सब कुछ आप कैसे पढ़ाओगे. मेरे को जो चीज़ आती है मैं उस पर और काम करूँगा, आपको पढ़ाऊंगा. जो चीज़ नहीं आती मैं उस पर और ज़्यादा काम करके पढ़ाऊंगा. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. इस एग्जाम इज़ अबाउट बीइंग अ जर्नलिस्ट एग्जाम. मेरे को एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए. मैंने आपको इकोनॉमी भी पढ़ाई, इन्वायरमेंट भी पढ़ाया, मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ा के दिखाऊंगा. आप सब सोच के बोलोगे यार सब कुछ अच्छा पढ़ा रहे हो. क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ. इट्स जस्ट कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग. आई वर्क हार्ड, ठीक है. एंड हार्ड वर्किंग का कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं. मैं आई वर्क हार्ड एंड आई वर्क रियली स्मार्ट, ठीक है. सो दैट्स द थिंग. वील ऑल डू दिस टुगेदर. अगर इस अटैम्प्ट में 2025 के अटैम्प्ट में 25 के लिए मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं. आई कम अप विद लॉट ऑफ प्लान्स फॉर यू गाइज. डोंट वरी, विल डू दिस टुगेदर. सो आई टेक यू लीव हियर एंड कल मिलते हैं PYQ के लेक्चर में. ऑल राइट. So yeah, let's do it. Keep studying, keep hustling. Bye bye. Godspeed. All right.